अब तक प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। नजर डालते हैं आज क्या कुछ रहा खास जम्मू कश्मीर में। तो चलिए आपको पहली खबर पर लेकर चलते हैं। तो आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव का वो इंतजार अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि लगातार एक नजर थी कि वो कौन सी तारीखें रहेंगी जब चुनाव जो वोट है उसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से आज ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया जाता है और ये जानकारी दी जाती है कि कल यानी कि 16 मार्च को दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा और जिसके दौरान लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से ये जानकारी दी जाएगी कि कौन सी तारीखें रहेंगी लोकसभा चुनाव की। और साथ ही जिक्र यहाँ पे साइमल्टेनियस इलेक्शंस का भी किया गया है। और अब सवाल कई हद तक ये सामने आ रहा है कि क्या जम्मू कश्मीर भी साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बीच इस दायरे में आता है या नहीं, इस पर बात करते हैं। सर, लगातार जब यहाँ पे डेलीगेशन आया था तो राजनीतिक दलों से मुलाकात की गई थी और बार बार उनका यही कहना था हर पॉलिटिकल पार्टी का कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव इकट्ठे करवा जाए। तो क्या लगता है कि कल जो घोषणा की जाएगी उसमें ये भी जम्मू कश्मीर भी उस दायरे में आएगा या नहीं? अर्शिया, सबसे पहले जिस खबर का आपने जिक्र किया तो लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था कि चुनाव की डेट्स जो है वो कब आएंगी, कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा। तो उस मामले में आज जो है वो चुनाव आयोग ने जो है वो ट्वीट के ज़रिए ये क्लियर कर दिया कि कल 3 बजे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें वो सारी डेट्स जो है वो अनाउंस करेंगे। लोकसभा चुनाव जो होता है ये एक बड़ा चुनाव होता है, पूरे भारतवर्ष में ये चुनाव होगा। और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर का भी दौरा किया था और इलेक्शन कमीशन का ये जो दौरा था मुख्तलिफ स्टेट्स का, यूनियन टेरिटरीज़ का, जम्मू कश्मीर को ही उन्होंने आखिर में लिया और यहीं से ये दौरा उनका जो है वो ख़त्म हुआ। और दौरों के दौरान उन्होंने जो मुख्तलिफ स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज़ में जो जायज़ा लिया वो था पोल प्रिपेयर्डनेस को लेकर कि तैयारियां जो है वो कैसी हैं। जम्मू कश्मीर में भी उन्होंने राजनीतिक जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी उनके साथ बातचीत की थी। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड ये रहा था कि इलेक्शन कमीशन का जो भी फैसला रहेगा हम उसका पालन करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस ने ये स्टैंड लिया था कि अगर लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं तो ऐसे में असेंबली के चुनाव क्यों नहीं हो सकते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी यही कहा था कि मैं हैरान हूँ इस चीज़ को देखकर कि लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं लेकिन असेंबली के चुनाव जो है वो नहीं हो रहे हैं। आज भी अगर आप देखेंगे तो उमर अब्दुल्ला ने जो है दोबारा इस चीज़ को दोहराया है। वो इसलिए दोहराया है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो शायद इस चीज़ का कहीं जिक्र हो कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो है वो असेंबली और लोकसभा के चुनाव एक ही दिन हो, क्योंकि जो मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या फिर रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ जो जम्मू कश्मीर की है वो इसमें इंटरेस्टेड हैं कि इकट्ठे चुनाव जो है वो होने चाहिए। दूसरा, ये साइमल्टेनियस इलेक्शंस की बात सिर्फ जम्मू कश्मीर की नहीं है बल्कि कुछ और राज्यों की भी है, लेकिन इस पर इलेक्शन कमीशन की क्या राय रहेगी ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे पहले जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट किए गए थे इलेक्शन कमीशन में, वो आज जो है उन्होंने अपने कार्यभार को संभाला और वो भी आज उस बैठक का हिस्सा बने थे जहाँ पे ये फैसला लिया गया कि कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कल फुल जो इलेक्शन कमीशन है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठेगा और कल इंतजार रहेगा कि क्या कुछ निर्णय जो है वो लिया जाएगा। बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि इंतजार हर किसी को था कि वो कौन सी तारीखें रहेंगी और कोड ऑफ कंडक्ट कब लगेगा। पर वहीं पे आपने सर जिक्र किया कि उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर से अपनी जो है राय दी है। आपको बता दें कि आज जब प्रेस कर्मियों द्वारा सवाल किया जाता है कि कल जिस तरह की इलेक्शन कमीशन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और घोषणा की जाएगी, साइमल्टेनियस इलेक्शन का भी जिक्र यहाँ पे किया, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो उन्होंने ये कहा कि मैं बस यही चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव जो है वो इकट्ठे किए जाए। पर यहाँ पे सर उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा कि रामनाथ कोविंद ने जो रिपोर्ट द्रौपदी मुर्मू को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी है 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर, मैं चाहता हूं कि कहीं फिर एक बार जम्मू कश्मीर के साथ धोखा ना हो जाए और फिर एक बार वंचित ना कर दिया जाए। सर, बहुत से दर्शक होंगे जो जिन्हें ये ही नहीं पता होगा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन है क्या, और जिस बात पे उन्होंने गौर किया है कि कहीं फिर एक बार धोखा ना हो जाए, उससे आप क्या समझते हैं? अर्शिया, ये जो 1 नेशन 1 इलेक्शन है इसके बारे में मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं तो इसका मतलब ये है कि सभी चुनाव जो हैं वो सेम इलेक्टोरल रोल्स पे होंगे और एक ही दिन होंगे। हम जानते हैं कि जब भी चुनाव होते हैं तो कितना ज़्यादा खर्चा होता है और ऐसे में चाहे लोकसभा के चुनाव हो, हम पार्लियामेंट इलेक्शंस की बात करें या फिर असेंबलीज़ के इलेक्शंस हो या लोकल बॉडी इलेक्शंस हो जिसमें हम पंचायत इलेक्शंस की बात करें या फिर डीडीसी या बीडीसी या फिर जो म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस वगैरह हमारे यहाँ होते हैं, इन सभी इलेक्शंस को एक ही बार
एक ही दिन एक ही प्रोसेस में जो है वो कराने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की गई है, जिस रिपोर्ट को एक कमेटी ने तैयार किया है। आपने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जिक्र किया, वो इसके चेयरमैन थे। उसके अलावा गुलाम नबी आज़ाद जो थे वो भी इस कमेटी के मेंबर थे। तो ये कमेटी जो है वो सितंबर 2023 में जो है वो बनाई गई थी, और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लोग हैं, और इसके अलावा सिक्योरिटी का जो अमला है, इन सब स्टेक होल्डर्स के साथ बात करने के बाद उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जो है वो तैयार की है, और वो रिपोर्ट जो है वो कल उन्होंने प्रेसिडेंट को जो है वो सौंपी है। और अब ये देखना होगा कि उस रिपोर्ट का क्या फ़ैसला होगा, उस पर क्या निर्णय लिया जाएगा। उसी रिपोर्ट का हवाला आज उमर अब्दुल्ला जो थे वो भी दे रहे थे। दूसरा प्रश्न आपका ये था कि उन्होंने ये कहा कि कहीं धोखा ना लगे। वो दोबारा वही चीज़ दोहरा रहे हैं जो डिमांड उन्होंने की कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ जम्मू कश्मीर के असेंबली के चुनाव भी जो है वो होने चाहिए। बाकी राज्यों में हो ना हो, लेकिन जम्मू कश्मीर के चुनाव चूँकि पिछले लगभग 5 वर्षों से नहीं हुए हैं, और ऐसे में वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो। तो चलिए इसी के साथ क्या कुछ कहना था नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का, आइए देखते हैं। इलेक्शन कमीशन से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है ना। इलेक्शन कमीशन जमहूरियत कायम करने का उनका जो मिशन है, उसमें ज़रा कोई रोल अदा करें। जम्मू कश्मीर को अब लगभग 10 साल हो गए हैं असेंबली इलेक्शन देखे हुए। कहने के लिए तो हमारे जो साबका सदर हैं रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने रिपोर्ट पेश की है 1 नेशन 1 इलेक्शन। अब जम्मू कश्मीर से अगर आप शुरुआत नहीं कर सकते तो हम क्या उम्मीद करेंगे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो ये डंडोरा पीटा जा रहा है, कहीं ये लोगों को धोखा देने के लिए और बेवकूफ़ बनाने के लिए तो नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, हमारे तो इलेक्शन अभी होने हैं, ये सुनहरी मौका है। करिए पूरी तरह से जमहूरियत यहाँ पर कायम, और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों असेंबली और पार्लियामेंट का इलेक्शन जो है उसकी डेट अनाउंस करिए। पीएचडी को सीट शेयरिंग लेके कोई अपडेट आया अभी? आपको किस अपडेट के इंतजार में आप ना? सुना कोई मीटिंग हो रही है सर? कब? कहा जाता है कि 17 या 18 मार्च को फारूक अब्दुल्ला के घर पे पीएचडी की मीटिंग है। तो आप फारूक अब्दुल्ला साहब से पूछे ना। मेरा पीएचडी से कोई मतलब मैं उसमें कोई अहदेदार हूँ नहीं। जो पीएचडी के अहदेदार हैं आप उनसे पूछ लीजिए। मेरा ताल्लुक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से है। अगली खबर पर आपको लेकर चले तो आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा काफी तैयारियों में है, और आज उधमपुर शहर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, और जिसके चलते भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग भी इस दौरान वहां पहुंचे और जनता को संबोधित भी किया। और वहीं पे मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने फिर एक बार विपक्ष पर निशाना जो है वो साध दिया है। क्या कहना है तरुण चुग का, आइए देखते हैं। आज 10 साल बाद आज 15 मार्च 2024 मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, एक जनरल सेक्रेटरी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ मोदी ने तय करके दिखाता कि मोदी है तो मुमकिन है। तुसी भी हिसाब लेके आओ। आज हिंदुस्तान के अंदर मैं तुम याद कराना, प्रधानमंत्री मोदी का पहला भाषण सी लाल किले तो। उन्होंने खड़े होके क्या, इस देश के अंदर गरीब का बैंक अकाउंट नहीं है, और बैंक के बड़े बड़े दरवाजे केवल अमीरा वास्ते खुलते। उन्होंने कहा जन धन योजना शुरू होएगी, देश के गरीब का बिना गारंटी तो। ये बड़े सीनियर लोग बैठे, बुजुर्ग बैठे हैं, पहले बैंक का अकाउंट खुलाना होता सी ना, किसी साहूकार को लिखा के लियाना पैंदा सी। नौजवानों ने शायद वो दिन नहीं देखे। मोदी जी ने लाल किले तो खड़े होके क्या कि बैंक का अकाउंट खुलूगा, जिरी जेब च पैसा है ओरा भी खुलेगा, जिरी जेब च पैसा नहीं ओरा भी जीरो बैलेंस अकाउंट खुलेगा। हिंदुस्तान च 40 करोड़ हिंदुस्तानियों को पहली बारी बैंक के अंदर जाने का मौका मिला, बैंक का अकाउंट खुला।
इंश्योरेंस सेक्टर अमीर वास्ते सी 12 रुपए 16 रुपए च एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 317 रुपए च दूजी इंश्योरेंस और जम्मू कश्मीर के नागरिक ते बहुत ही सौभाग्यशाली है कि मोदी साहब ने इत्थे हर नागरिक की 5 लाख रुपए की मेडिकल इंश्योरेंस की चिंता अगर किसी ने की है तो प्रधानमंत्री मोदी ने की आज देश के अंदर मैनू प्राउड है कि उन्होंने अपमान नहीं सहना। तो ये आपने देखा कि क्या कुछ कहना था तरुण चुग का CAA को लेकर, पर वहीं पे आपको ये भी हम बताएं कि इस कार्यक्रम के चलते केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी वहां मौजूद थे और गवर्नमेंट स्कीम्स के तहत लाभार्थियों को चेक वितरित करते भी नजर आए। चलिए तस्वीरें दिखाते हैं उधमपुर से। वहां से यहाँ आए भी हैं साहिल जी, सभी साथियों का स्वागत है। तरुण जी, मुझे लगता है कि उधमपुर की इस पवित्र धरती पर माँ देविका के इस पावन स्थल पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव की जिम्मेवारी देने के बाद ये पहला कार्यक्रम था हमारा सार्वजनिक। मोदी जी का आभार है, उन्होंने तीसरी मर्तबा ये जिम्मेवारी सौंप करके विश्वास जताया। मैं ये कहूँगा कि हमारी सारी की सारी टीम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, काडर बेस्ड पार्टी है, आभार प्रकट करना है कार्यकर्ताओं का, यहाँ के लोगों का, जिनके समर्थन के बिना तीसरी बार ये विश्वास प्राप्त करना संभव न था। और अब ये प्रयास रहेगा, परमात्मा से ये प्रार्थना भी रहेगी कि वो हमें इतनी सद्बुद्धि दे, क्षमता दे, जिस सामर्थ्य और जिस ईमानदारी के साथ पहले 10 वर्ष समर्पित किए हैं जनता की सेवा में और प्रधानमंत्री मोदी जी की भिन्न भिन्न प्रकार की जनहित की योजनाओं को धरती पर उतारने के लिए वही दायित्व उसी तरह परस्पर अगले 5 साल भी निभाने का प्रयास हो। अगली खबर पर आपको लेकर चलते हैं। तो रमजान के पाक महीने की शुरुआत हो चुकी है और इस पाक महीने का आज पहला शुक्रवार था, जिसके चलते हजारों लोग जुम्मे की नमाज अदा करते नजर आए। पर चलिए यहाँ पे अब बात करते हैं रोज़ों की, रमजान के महीने की। तो सर क्या खासियत रहती है इसकी और किस तरह से शुरुआत होती है जुम्मे की नमाज, क्या कुछ इसका मतलब महत्व रहता है, इसकी जानकारी हम लेना चाहेंगे। अर्शिया, यूँ तो रमज़ान के महीने की बहुत ज़्यादा अहमियत रहती है मुस्लिम समुदाय में, और आप जानते हैं कि पूरा एक महीना जो है वो रोज़े रखे जाते हैं जी। सुबह लगभग 5 बजे के आसपास खाना खाया जाता है, जिसे हम सहरी कहते हैं, और फिर देर शाम तकरीबन 6:45 बजे जो है वो रोज़ा खोला जाता है। दिन भर हवा के अलावा आप कुछ नहीं ले सकते हैं, आप पानी भी नहीं ले सकते हैं, और पूरा एहतियात किया जाता है। ये सिर्फ रोक खाने पीने पे नहीं है, बल्कि इसके अलावा आपने कुछ बुरा नहीं करना है, आपने झूठ नहीं बोलना है, बहुत सारे परहेज़ हैं जो यूँ तो कभी नहीं बोलने हैं, लेकिन इस महीने में एक किस्म की आपको तरबियत दी जाती है, दोहराया जाता है इस चीज़ को कि आपके रिलीजन में, आपके मज़हब में क्या कुछ लिखा गया है, और आप जिस मज़हबी किताब को फॉलो करते हो आपने उन्हीं चीज़ों को जो है वो फॉलो करना है। दूसरा, आपने जिक्र किया जुमे की नमाज का, तो इज्तिमाई नमाज हम जिसे कहते हैं, यानी घर से निकल कर इकट्ठे फ्राइडे की नमाज जो है वो मस्जिद में होती है, और सभी लोग ये कोशिश करते हैं कि जुमे की नमाज जो है वो मस्जिद में अदा की जाए। हालांकि हर नमाज को जो है मस्जिद में अदा करने का हक जो है वो आदेश है, लेकिन मसरूफियत होने की वजह से लोग नहीं जा पाते हैं। लेकिन फ्राइडे के दिन लोग जो है वो इंश्योर करते हैं कि वो मस्जिद में जो है वो नमाज अदा करें। और आज के दिन हर मुसलमान ने जो है यही दुआ की कि अमन और भाईचारा रहे, जम्मू कश्मीर जो है वो खुशहाली की तरफ बढ़े। और इस मुतबर्रक महीने में, इस पाक महीने में एक माहौल ऐसा बनता है कि हर मस्जिद में, हर घर में जो है वो माहौल होता है इबादत का, और लोग बड़े डेडिकेशन के साथ, बल्कि मैं ये कहूँगा कि नींद करने का समय ही नहीं मिलता है, लोग जो है वो दिन रात जागते हैं और कोशिश ये करते हैं कि खूब सारी इबादत जो है वो की जा सके। बिल्कुल, और इसी के साथ हम तस्वीरें आपको जम्मू कश्मीर की मस्जिदों से दिखाना चाहते हैं कि क्या जोश था आज जनता में, क्या जोश था उन लोगों में, मुस्लिम समुदाय के वो लोग जो आज जुम्मे की नमाज अदा करते नजर आए। सर्दी पचम मंद कूता मुश्किल
इस बिजली हूँ नाकसरीन इंतजाम ऐसे यथ वरी यूता क्या ओस मुश्किल माम यम दावा करान कि 100 बज करोड़ 7 बज करोड़ खर्च करान कम से कम अगर अथ पे करान कि यथ माह सियामस अंदर लुक इसलिए ये रमज़ान मुबारक जैसा मुक़द्दस तरीन और मुबारक तरीन जो महीना है हम बरसाए फ़िग़न है। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ गो है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसकी बरकतों से नवाजे। और इस वक्त सब पूरे आलम इस्लाम में मुसलमान जहाँ कहीं भी हैं वो रोज़े से हैं। और रोज़ा जो है वो एक ऐसी इबादत है जिससे इंसान हर तरफ से चाहे दुनियावी फ़ायदे की बात करे, दुनियावी फ़ायदे से इंसान मालामाल होता है और इसी तरह उखरवी एतबार से आखिरत के हिसाब से उस एतबार से भी इंसान बहुत ज़्यादा एतबार से मालामाल होता है कि उस पर अल्लाह तबारक व तआला बहुत से मेहरबान होते हैं। इस वक्त हम जामे मस्जिद में हैं, अभी नमाज से हम फारिग हुए हैं और यहाँ पर ज़्यादातर श्रीनगर के इलाके से बहुत ज़्यादा लोग, काफ़ी भीड़ जो देखने को मिली है हमें। और इसी तरह हत्ता कि दूर दराज इलाकों से भी यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं और बहुत इंतहाई पुरजोश अंदाज में लोगों ने यहाँ पर नमाज अदा की और मस्जिदों में दुआएं भी, इस वक्त मस्जिद में दुआ भी हुई कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को रमज़ान की बरकतों से नवाजे। और हमें ये पैगाम मिला मस्जिद के हवाले से, हज़रत मौलवी साहब ने जो बयान में फरमाया कि हमें सिर्फ रोज़ों के साथ साथ हमें अपने अंदर अपना माहौल जो है उसको भी ठीक करना है और हद्दुल इम्कान झूठ से बचने की कोशिश करें। जिस तरह हम खाने पीने से बचते हैं इसी तरह हमें झूठ से भी बचना है, इसी तरह रिश्वतखोरी से बचना है, ऐसे ऐसे जराइम से बचना है जिससे माशरे में, हमारे माशरे में बुरे असरात पड़ते हैं। तो वो है कि इन सब चीज़ों से बचकर हमें ये चीज़, हमें रमज़ान के महीना जो हमें दर्ज देता है साथ साथ कि रमज़ान के साथ साथ रोज़ों के साथ साथ हम पर लाज़िम करें कि हम सिर्फ इबादत तक महदूद न रहें बल्कि दुनियावी मामलात में भी हर एतबार से अपने आप को तैयार रहें और हद्दुल इम्कान कोशिश करें कि पूरे के पूरे रोज़े रखें। इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चलते हैं तो आपको बता दें कि श्रीनगर के टुलिप गार्डन में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और अप्रैल का वो महीना जब टूरिस्ट के लिए टुलिप गार्डन खोल दिया जाता है, वहीं पे रौनक फिलहाल ही देखने को मिल पा रही है। सर, टूरिस्ट को लगातार इंतजार रहता है कि कब टुलिप गार्डन खुलेगा, कब लोग वो जाएंगे अपने परिवार के साथ घूमने फिरने के लिए, और हम देखते हैं कि रुझान भी काफी देखने को मिलता है। तो क्या लगता है इस बार का टूरिस्ट किस तरह से रुझान और इजाफा जो है वो देखने को मिलेगा? अर्शिया, टुलिप गार्डन जो कश्मीर का है ये अपने आप में एक बड़ी अट्रैक्शन है और मुझे अभी भी याद है गुलाम नबी आज़ाद जब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने इस टुलिप गार्डन की शुरुआत की थी। हज़ारों लाखों की तादाद में टुलिप बल्ब्स जो है वो लगाए जाते हैं और जब ये खिलते हैं तो ज़बरवन की पहाड़ियों में एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य जो है वो देखने को मिलता है। और हालांकि टुलिप की लाइफ जो है वो बहुत लिमिटेड होती है, कम होती है और टुलिप गार्डन हम देखें तो 15-20 दिन ही जो है वो फूल बहुत खिले रहते हैं। और ख़ासकर मार्च के महीने में टुलिप बल्ब्स इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि कश्मीर में जनवरी और फ़रवरी के महीने में टेम्परेचर बहुत ठंडा रहता है। मार्च के महीने में टेम्परेचर थोड़ा सा ठीक होता है और ऐसे में सोइंग की जाती है। और उसके बाद अप्रैल में, और मुझे याद है पिछली साल अप्रैल से पहले ही जो एंडिंग मार्च था इसमें ही टुलिप गार्डन की जो है वो शुरुआत की गई थी और हज़ारों लाखों सैलानी जो है वो रुख करते हैं टुलिप गार्डन का। और इस साल भी यही उम्मीद की जा रही है कि लोग जो है बड़ी मात्रा में न सिर्फ जम्मू कश्मीर के बल्कि बाहर से जो सैलानी आते हैं और फॉरेन टूरिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं टुलिप गार्डन के साथ। हमने लास्ट ईयर भी देखा था बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट जो थे उन्होंने रुख किया था टुलिप गार्डन का। और मुझे लगता है कि लोगों को बेसब्री से इंतज़ार होगा टुलिप गार्डन का। और अप्रैल के महीने में यूं तो रिवायती तौर पर खोला जाता है लेकिन हो सकता है कि इस बार भी अगर टुलिप गार्डन पहले ही तैयार होगा तो शायद एंडिंग मार्च जो है वो टुलिप गार्डन खोल दिया जाएगा। बिल्कुल सर, और इसी के साथ हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे श्रीनगर के टुलिप गार्डन से। जो हमारा ये 5 साल पहले हमारा जो टुलिप बंच में लगातार इस सीज़न में लग रहा है, जैसे हम पहले नीचे लगाते थे कॉलेज के साथ, वहाँ थोड़ी जगह कुछ सेफ नहीं थी। इस बार पिछली बार डीसी साहब ने ये अलग दिया कि टुलिप गार्डन जो 2 कनाल में अभी आप देख रहे हैं, 2 कनाल में इस वक्त हमने टुलिप जो है 14,500 बल्ब लगाए हैं। अभी ये कुछ पूरी तरह से तैयार नहीं है, कुछ विद इन डेज में, कुछ 2-4 दिन में ये तैयार हो जाएंगे।
इसका हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब इसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद इसको हम पब्लिक के लिए जो है खोल दें। तो इसको तैयार होने में कितना टाइम लगता है? इसको ये हमने लगाया था 20 नवंबर, तो 20 नवंबर से लेकर आज मार्च में इसके जो फूल अभी निकल रहे हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना 1.5 महीना फिर ज़्यादातर फ्लावर में रहेंगे। उसके बाद जब फूल इसके गिर जाते हैं, इसके नीचे जो बलम है वो हम निकाल के कोल्ड स्टोर में रख देते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। अगली खबर पर आपको लेकर चलते हैं तो आए दिन सड़क दुर्घटना की मामले जो है वो देखने को मिलते हैं। बीते दिन की बात करें या आज की बात करें, 3-4 मामले जो है वो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से ही देखने को मिले और इस तरह के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल पा रही है। सर, हाल ही में अगर हम बात करें, कल भी एक रोड एक्सीडेंट जो है वो देखने को मिला। आज सुबह सवेरे फिर एक मामला आया जिसमें जो ट्रक का कोलाइजन जो है वो देखने को मिला और फिर एक व्यक्ति की मौत हो गई। अभी फिर शाम को एक इस तरह का मामला जो है सामने आया। तो लगातार इसमें आंकड़ा जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। क्या कुछ वजह आपको लगती है सर? अर्शिया, कल का जो हादसा हुआ जिसमें एक ही परिवार के 4 लोग जो है वो मारे गए, किश्तवाड़ में भंडारकोट के पास ये हादसा हुआ जहाँ पे स्विफ्ट कार जो है वो हादसे का शिकार बनी। उसमें जो आई विटनेसेस हैं उनका ये कहना है कि जो चालक था वो बहुत स्पीड में जो है वो जा रहा था और जिसकी वजह से उसे खमियाजा भुगतना पड़ा। परिवार सहित 4 लोगों की मौत हो गई। दूसरी तरफ जो आज के भी हादसे हैं, एक जो चनैनी नेशनल टनल के आसपास हुआ है। देखिए, जितना अच्छा और बेहतर हाईवे बन रहा है उतनी ज़्यादा लोगों की स्पीड जो है वो बढ़ रही है और ऐसे में हम देखते हैं कि जो ही हम जम्मू कश्मीर से लखनपुर पहुंचते हैं और लखनपुर से फिर हम पंजाब में जब घुसते हैं हाईवे पे, तो वहाँ पे स्पीड रडार कैमरास जो है वो लगे हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि आप अपनी स्पीड जो है वो बढ़ा नहीं सकते हैं। एक लिमिटेड स्पीड है जिस स्पीड के तहत आपको जो है वो उस हाईवे पे चलना है। आपने स्पीड एक्सटेंड की, आपने स्पीड जो है वो ज़्यादा कर ली तो इमिजिएटली आपका ऑनलाइन चालान जो है वो जनरेट हो जाता है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब हमारा ये हाईवे पूरा हो जाता है, यहाँ पे भी जो स्पीड रडार कैमरास हैं वो लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हाईवे 4 लेन हो गया है हमने देखा है कि लोग कितनी ज़्यादा तेज़ चलते हैं, बहुत स्पीड में गाड़ियाँ जो है वो चलती हैं और ख़ासकर ये जो सफ़र है जम्मू से लेकर चनैनी नेशनल टनल तक, चूँकि ये हाईवे पूरी तरह से मुकम्मल हो चुका है और ऐसे में जब ट्रैफिक जैम वगैरह नहीं रहता है तो बहुत तेज़ गाड़ियाँ जो है इस पे चलती हैं और वो कहते हैं ना कि जितनी अगर ज़्यादा स्पीड हो और उसमें हादसे होने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो वही कुछ देखने को हमें भी मिला और जिन हादसों का आपने आज जिक्र किया कि 2-3 हादसे हुए हैं, एक हादसा जो है वो स्पीड की वजह से हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रामबन और बनिहाल का जो स्ट्रेच है वो बहुत ज़्यादा ख़तरों से भरा हुआ है। वहाँ पे स्लिपरी रोड कंडीशंस भी है, मड स्लाइड्स भी हैं, लैंड स्लाइड्स भी है, शूटिंग स्टोन्स भी हैं और गाड़ियों की रफ्तार जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो कम हो जाती है। उसका रीज़न ये रहता है क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। हालांकि वहाँ पे कैमरास लगाने से बहुत फ़र्क पड़ा है। जो वहाँ पे ट्रैफिक का कंजेशन इस वजह से रहता था कि लोग ओवर स्पीडिंग करते थे या फिर रॉन्ग साइड से आते थे, डबल और ट्रिपल लेन्स जो है वो बन जाती थी। इन सब चीज़ों पर कंट्रोल तो हुआ है, लेकिन ख़राब हाईवे का स्ट्रेच होने की वजह से लोग एहतियात नहीं करते हैं और उसी वजह से वहाँ पे हादसे होते हैं। बिल्कुल सर, और इसी के साथ आज एक ग्राउंड रिपोर्ट भी फाइल की गई है हमारे संवाददाता मुजम्मिल की ओर से। तो चलिए देखते हैं लोगों का क्या मानना है कि जो ये बढ़ते सड़क हादसे देखने को मिल पा रहे हैं, क्या कुछ वजह इसके पीछे रहती होगी। आइए देखते हैं। हर रोज़ जो है वो एक्सीडेंट जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर। कल भी डोडा के अंदर एक ऐसा एक्सीडेंट जो है वो पेश आया जिसके अंदर फैमिली के ही 4 लोगों की मारे जाने की खबर आई और एक बच्ची जो है उसमें से अभी क्रिटिकल कंडीशन में बताई जा रही है। लेकिन देखें कि रोज़ाना जो है ये एक्सीडेंट्स की वारदातें जो है वो बढ़ती जा रही हैं और इसके ऊपर ट्रैफिक पुलिस जो है वो कोई एक्शन नहीं कर रही, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो कोई एक्शन नहीं कर रही। नाकों पे बैठे होते हैं लेकिन तमाशा देखते हैं लेकिन कोई कुछ नहीं करता। पहाड़ी क्षेत्र से आए हुए मेरे ये कुछ भाई बंधु मेरे को यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर मिल गए, इनसे हम बातचीत करते हैं। ये रहने वाले बिलावर के हैं। बिलावर में भी जो सड़क है तो साफ़ है लेकिन एक्सीडेंट काफ़ी होते हैं। इनसे भी थोड़ा इनकी राय जानेंगे। सर, आप बिलावर से रहने वाले हैं तो एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? सर, मेन रीज़न मैं ये बताऊँगा कि सबसे पहले जो हमारे रोड्स हैं उनकी तो काफ़ी खस्ता हालत है, एक रीज़न ये है। दूसरा है सर ओवरलोडिंग की स्पीड। मेटाडोर बसेस में आप देख लो, अगर
20 बंदों की कैपेसिटी है, उन्होंने 50 50 60 60 यहाँ तक कि छत के ऊपर भी बिठाए होते हैं। ठीक है, मेन रीज़न सर एक ये भी हो गया, और इसके अलावा हम बोल सकते हैं ओवर स्पीडिंग की वजह से भी हो सकते हैं। तो बस यही सर मेन्स हैं, ये इन सब पे सुधार अगर एडमिनिस्ट्रेशन कर ले, ठीक है, टाइम टू टाइम चेकिंग करे, गाड़ियों को चेक करे, यहाँ तो ओवर स्पीडिंग है जिनके उनके चालान कटने चाहिए, तो फिर शायद थोड़े एक्सीडेंट जो हैं कम हो सकते हैं। ये ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं दिखते तो हैं सड़कों के ऊपर, सिर्फ फोटोग्राफरी करते हैं, रोकते नहीं हैं, पूछते नहीं हैं, गाड़ी सीज नहीं करते हैं, तो इसके ऊपर कुछ एक्शन होना चाहिए उनके ऊपर। नहीं बिल्कुल सर, ये तो मेन बात आपने बोलने ही वाला था, मैं आपने बोल दी। बट ये है कि ये अंदर ही बैठे रहते हैं, ना ही दिखते हैं, ये सिर्फ चलान करते टाइम दिखेंगे आपको। ठीक है, ट्रैफिक रूल्स के बारे में कुछ नहीं समझ से बाहर होंगे ये। ठीक है, सामने नहीं खड़े होते, कभी दिखाई नहीं देंगे आपको ये लोग, सिर्फ फोटो ही खींचेंगे बस सर। ये इसी के साथ आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।